राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया विकास फंड का लूट लूट लूट, क्या बताया जल बोर्ड के कर्मचारी ने? कौन जल बोर्ड का अधिकारी कमा रहा है सैलरी से 4 गुना अधिक? सरकार के यहाँ से 90,000 रुपये महीने की तनख्वाह वो पा रहा है, फिर भी उसको 90,000 तनख्वाह पा रहा है, फिर भी उसको पूरा नहीं कर रहा है। ये जेई वगैरह हैं, ये कम से कम 1.5 लाख रुपये तनख्वाह होती है। कुछ नहीं तो इस वक्त ये 2-2, 3-3 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं। आखिर कौन है वो अधिकारी जो पीने की पानी का लाइन डालने की जगह क्रेन से खड्डे खुदवाकर पुनः मिट्टी से भर देता है? नहीं डाला जाता है नया पाइपलाइन। जैसे आज यहाँ पे मैं कनेक्ट किया, आप ठेकेदार हो तो आप आ गए हमसे बोल दिए कि पुरानी लाइन को निकालना नहीं और नया पाइप लगाना नहीं। पुरानी पीने की पानी की पाइपलाइन किधर बिक रही है? जो टुकड़ी निकली थी, टुकड़ी थोड़ा इतने बड़ी बड़ी फर रही थी तो उसको घन से तोड़ के थोड़ा छोटा कर रहे थे लेबर। इतने में वो पहुंच गया, बोला ये टुकड़ी क्यों तोड़ रहे हो? तो वे लोग बोले घन से तोड़ा हूँ, पाइप तोड़ के निकाला हूँ, तो जो टुकड़ी है टुकड़ी बड़ी बड़ी बोरे में रखते नहीं बनेगी, इसको छोटी छोटी करूँगा और टुकड़ी मैं ले जाके बेचूँगा। बोला कि टुकड़ी भी तुम्हारी नहीं होती। मामले की जांच कौन करेगा? एसीबी से जांच कराने की मांग। मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया विकास फंड का लूट लूट लूट, लाखों की लूट का कोई हिसाब नहीं। सभी सनसनीखेज मामलों का खुलासा जल्द जल्द जल्द। देखते रहिए अन्य खबरों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी एनकॉर्ड की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी किया गया। एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और बड़े पैमाने पर जब्त मादक पदार्थों के सुरक्षित निस्तारण के लिए ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया। सरकार ने दोहराया कि नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए ड्रग फ्री भारत के लक्ष्य की दिशा में सभी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी का निरोध दिन के रूप में भी मनाया जाता है और उसी दिन आज हम 10वीं एनकोड बैठक के रूप में यहां एकत्रित आए हैं। मैं आज सभी देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, चीफ सेक्रेटरियों को और यहां उपस्थित सभी सचिवों को ये कहना चाहता हूं कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए। ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। जनता को गाइड करने वाले, प्रेरित करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा। देश का भविष्य तय करने वाले युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं। मित्रों, किसी भी समस्या का
समाधान अगर हम चाहते हैं तो मेरा मानना है कि सबसे पहले समस्या का स्वभाव जानना पड़ता है। समस्या का स्वभाव जाने बगैर इसके लिए बनाए गए उपाय हमेशा कारगर नहीं होते हैं और इस प्रकार की कठिन समस्या का समाधान अगर हम चाहते हैं तो उसके स्वभाव को हमने जानना पड़ेगा। मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों की रक्षा और हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए हमारे पास इस पर विजय प्राप्त करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। एक ही रास्ता है कि समस्या पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना ये भारत के सभी राज्यों का एक सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें। उत्तराखंड के रुद्रपुर में केंद्रीय योजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि मंत्री का दायित्व किसानों का सेवक बनकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड अपनी जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों के बल पर देश का प्रमुख फल उत्पादन केंद्र बन सकता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिट्टी की घटती उर्वरता पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें इस विषय पर गंभीर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो अन्न भी स्वस्थ नहीं होगा। दोनों नेताओं ने टिकाऊ खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। किसान बहनों और भाइयों, आज जब उत्तराखंड के रुद्रपुर की इस पवित्र धरा पर आया हूं तो एक निवेदन करने आया हूं। मानसून अब तक नहीं पहुंचा है, बारिश नहीं हुई है, गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। और कृषि मंत्री के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया है तो कृषि मंत्री मतलब किसानों का पहला सेवक होता है। मैं आपका सेवक हूं और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है मेरे लिए। अल नीनो से निपटने के सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, पुष्कर जी आपके नेतृत्व में जैसा उत्तराखंड में कृषि का विकास हो रहा है, कृषि मंत्री जी भी बैठे, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हम चावल और गेहूं में तो रिकॉर्ड बना ही रहे हैं, लेकिन आज मैं इस मंच पर गर्व से खड़े होकर यह घोषणा कर रहा हूं कि फलों का भी, हार्टिकल्चर का हब भी अब उत्तराखंड बनने जा रहा है। अब भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। आपने जिक्र किया था कि बागवानी की तरफ हमारे किसान जा रहे हैं, लेकिन बागवानी के लिए अच्छे पौधे चाहिए, फलों के पौधे अच्छे चाहिए, क्लीन प्लांट जिसमें रोग ना हो, क्योंकि रोग वाले पौधे आ गए तो फिर बाद में किसान बर्बाद हो जाता है। तो अच्छे पौधों का इंतजाम कैसे करें? आज मैं गर्व से आपको बता रहा हूं, उत्तराखंड में सेब, अखरोट, बादाम सहित बाकी क्लीन प्लांट के लिए मुक्तेश्वर में क्लीन प्लांट सेंटर 100 करोड़ रुपए की लागत से खोला जाएगा। और इस क्लीन प्लांट सेंटर में क्लीन प्लांट, अच्छे पौधे तैयार करने वाली नर्सरियां, जिनमें प्राइवेट भी होगी, जो बड़ी नर्सरी होगी उसको हम 4 करोड़ रुपया सब्सिडी देंगे, छोटी नर्सरी लगाएंगे उनको 2 करोड़, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लाएंगे
ताकि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर किसान भाइयों आपको फलों के अच्छे पौधे मिल सकें। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य के लिए विशेष रूप से हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के इस अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करने यहाँ पधारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आप सबकी तरफ से, पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आजकल खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान एक जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा कि हम लोगों को इस अभियान की आखिर जरूरत क्यों पड़ी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसान हमारे देश की आत्मा है, हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भाग्य विधाता हैं। किसानों की मेहनत से ही हमारी थाली में अन्न आता है और हम सभी जानते हैं कोई भी अन्न इस मिट्टी में हमारी धरती माँ के कोख में ही उगता है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों आज हमारी मिट्टी की, हमारी धरती माँ की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। अधिक पैदावार की दौड़ में हमने धरती माँ पर इतने अधिक रसायन, उर्वरक, इतनी कीटनाशक दवाइयाँ डाल दी हैं कि आज हमारी धरती माँ बीमार हो गई है, अस्वस्थ हो गई है। हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति, उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। जरा सोचिए, अगर मिट्टी ही बीमार हो जाएगी तो उसमें उगने वाला अन्न कैसे स्वस्थ होगा। जब अन्न स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे बच्चे कैसे स्वस्थ होंगे, आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा भविष्य देंगे। इसलिए खेत बचाओ अभियान हमारी धरती माँ की पुकार है। यह अभियान हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का भी एक संकल्प है। मेरे किसान भाई बहनों, अब समय आ गया है, हम जागें। हमें रसायन उर्वरकों के संतुलित उपयोग की तरफ बढ़ना होगा। जितनी जरूरत है उतनी ही खाद डालनी होगी, उतने ही कीटनाशक उपयोग में लाने होंगे। मिट्टी की जांच करवानी होगी ताकि पता चल सके कि हमारी जमीन को किस चीज की भूख है और उस हिसाब से उसे पोषक तत्व भी देने होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अन्नदाताओं के परिश्रम और अटूट संकल्प के बल पर हमारा देश और प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा और हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का उत्तराखंड पधारने पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया जिले को विकास की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 456 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पुल, बाढ़ एवं कटान निरोधक कार्य, शिक्षा, नगर विकास और ग्रामीण आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाना और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। बहन और भाइयों, देवरिया कभी विकास के लिए हम तरसते थे, एक पुल के लिए, एक सड़क के लिए। मुझे पिछले दिनों देवरिया, पथरदेवा और रामपुर कारखाना की परियोजनाओं का शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अब आप कहेंगे कैसी योजनाएं हो सकती हैं। पडरौना से कसियां, कसियां से पथरदेवा, देवरिया होते हुए, सोनू घाट होते हुए, बरहज होते हुए और फिर हम उसको दोहरी घाट तक जोड़ करके फिर इसको हम वाराणसी और गोरखपुर मार्ग से जोड़ करके आपके यानी पूरा पश्चिम की दूरी को तो बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से ठीक किया गया। अब नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी को भी उतना ही बेहतर करने का काम हो रहा है। 4 लेन की कनेक्टिविटी, 4 लेन की सड़कें जब बनेंगी, चाहे वह मार्ग हो, चाहे वह हाटा से गौरी बाजार होते हुए, रुद्रपुर होते हुए इसे आगे कौड़ी राम तक जोड़ने का कार्य हो,
ये बेहतरीन कनेक्टिविटी पूरे देवरिया जनपद की पूरब पश्चिमी नहीं, उत्तर दक्षिण की भी कनेक्टिविटी को, रोड कनेक्टिविटी को इतनी बेहतरीन करेगी कि विकास अपने आप ही आपके द्वार तक आता हुआ दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, विकास उतनी ही तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। विकास के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए, अच्छी रोड हो, रेल की बेहतरीन व्यवस्था हो, वहां पे स्किल मैन पावर हो और लैंड बैंक हो, जल संसाधन हो, तो दुनिया की ताकत बनने में देर नहीं लगती है। और यही तो उत्तर प्रदेश के अंदर खूबी है। हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है। युवा शक्ति, देश ही नहीं दुनिया के अंदर सबसे युवा ताकत किसी के पास है तो हम गौरव के साथ कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पास है। हमारी ये युवा शक्ति प्रतिभावान है, ऊर्जावान है। इसके बल पर हम लोग बड़ी बड़ी चट्टानों को पलटने की ताकत रखते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए मैदान तैयार करते हैं, उसके विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिल्ली में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया विकास फंड का लूट लूट लूट, क्या बताया जल बोर्ड के कर्मचारी ने? कौन जल बोर्ड का अधिकारी कमा रहा है सैलरी से 4 गुना अधिक? सरकार के यहाँ से 90,000 रुपये महीने की तनख्वाह वो पा रहा है, फिर भी उसको 90,000 तनख्वाह पा रहा है, फिर भी उसको पूरा नहीं कर रहा है। ये जेई वगैरह हैं, ये कम से कम ये 1.5 लाख रुपये तनख्वाह होती है। कुछ नहीं तो इस वक्त ये 2-2, 3-3 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं। आखिर कौन है वो अधिकारी जो पीने की पानी का लाइन डालने की जगह क्रेन से खड्डे खुदवाकर पुनः मिट्टी से भर देता है? नहीं डाला जाता है नया पाइपलाइन। जैसे आज यहाँ पे मैं कनेक्ट किया, आप ठेकेदार हो तो आप आ गए हमसे बोल दिए कि पुरानी लाइन को निकालना नहीं और नया पाइप लगाना नहीं। पुरानी पीने के पानी की पाइपलाइन किधर बिक रही है? जो टुकड़ी निकली थी, टुकड़ी थोड़ा इतने बड़ी बड़ी फरबी थी तो उसको घन से तोड़ के थोड़ा छोटा कर रहे थे लेबर, इतने में वो पहुंच गया। बोला ये टुकड़ी क्यों तोड़ रहे हो? तो वे लोग बोले घन से तोड़ा हूँ, पाइप तोड़ के निकाला हूँ, तो जो टुकड़ी है टुकड़ी बड़ी बड़ी बोरे में रखते नहीं बनेगी, इसको छोटी छोटी करूँगा और टुकड़ी मैं ले जाके बेचूंगा। बोला कि टुकड़ी भी तुम्हारी नहीं होती। मामले की जांच कौन करेगा? एसीबी से जांच कराने की मांग। मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया विकास फंड का लूट लूट लूट, लाखों की लूट का कोई हिसाब नहीं। सभी सनसनीखेज मामलों का खुलासा जल्द जल्द जल्द। देखते रहिए अन्य खबरों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कच्चा तीवू मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियों के कारण तमिलनाडु के मछुआरों को वर्षों से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। त्रिवेदी ने कहा कि कच्चा तीवू द्वीप पर मछुआरों को मछली पकड़ने के साथ साथ चर्च जाने की भी अनुमति नहीं मिल पा रही है।
इसके साथ ही उन्होंने केरल सरकार के शराब को सस्ता करने के फैसले की आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक निर्णय बताया और कहा कि ऐसे कदम समाज के हित में नहीं हैं। आज ही के दिन 1974 में तमिलनाडु के पास कच्चा थीवू को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत से हटाकर श्रीलंका को दे दिया था। उसकी वजह से आज तक स्थिति ये है कि तमिलनाडु के मछुआरों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वहां पर क्रिश्चियंस की एक सेंट एंथोनी श्राइन है जिस पर जाने के लिए यदि वो अपनी बोट्स पर भारत का ध्वज भी लगाएं तो उसकी परमिशन नहीं होती। ये कांग्रेस की एक शर्मनाक विदेश नीति के स्मरण का दिन है और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर जो 1947 में भारत के दो टुकड़े करके मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर करने से शुरू होता है, तो 1948 में पाकिस्तान को पीओके सरेंडर करना, तो 1962 में चाइना को अक्साई चिन सरेंडर करना और लगभग आसाम सरेंडर कर ही दिया था वहां से, और मानसरोवर सरेंडर करना, वहां से लेके कच्चा थीवू को 26 जून 1974 को सरेंडर करना और 28 जून को वह श्रीलंका के नियंत्रण में आ गया। ये एक दुखद अध्याय है जिसे आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए और कांग्रेस ने भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ किस प्रकार समझौता किया है वह आज का दिन याद दिलाता है। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में कांग्रेस मुस्लिम लीग गठबंधन जो केरल में सत्ता में आया है, यूडीएफ, मुझे लगता है कि कांग्रेस को सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया है कि केरल की सरकार ने एक बड़ा ही शर्मनाक निर्णय लिया है जब उसने लो लिक्विर के ऊपर एक्साइज टैक्स 251% से घटाकर 121% कर दिया, अर्थात शराब के ऊपर टैक्स को आधे से कम कर दिया गया है। अब यह सवाल हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि जब आप टैक्स आधे से कम कर रहे हैं यानी सरकार को तो राजस्व में कमी आएगी और किसकी जेब में पैसा जाएगा? शराब के व्यवसायियों के हाथ में पैसा जाएगा और केरल की युवा पीढ़ी को आप अधिकाधिक, क्योंकि आप यह तर्क देंगे कि कंजम्पशन बढ़ेगा, अर्थात शराब के नशे में डुबो कर रखना चाहते हैं। विशेषकर तब जब केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथल्ला जी वहां की विधानसभा में बोल चुके हैं कि ड्रग्स की प्रॉब्लम केरल में बहुत चुनौतीपूर्ण होती जा रही है और वो पंजाब जैसी समस्या बनती चली जा रही है। तो इस समय हम स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि देश के युवा के भविष्य के लिए आपके पास क्या योजना है कि सस्ती शराब और शराब के नशे में उसको डुबोकर अपने साथी व्यापारियों की जेबें भरकर अपने इस सरकार का राजस्व घटाकर केरल के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, इस विषय पर अपना तीव्र प्रतिवाद व्यक्त करते हुए, तीव्र रोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहती है कि सस्ती शराब में युवाओं को डुबोकर इस भारत के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं? और केरल की प्रबुद्ध जनता भली भांति ये समझती है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए, भले ही आप सत्ता के नशे में हैं, जो एक पुरानी पंक्ति है कि मुझको यारों माफ करना मैं नशे में हूं और बोतल में मैं में नशा, मैं नशे में हूं, मगर जनता इस नशे को उतारने का पूरा व्यवस्था भी जानती है और उचित समय पर इसका उत्तर मिलेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में हुई चोरी की घटना को लेकर अपना संबोधन किया। केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम के घर में हुई ये चोरी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली घटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि चोरी जैसी घटनाओं में शामिल बड़े अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे मामलों में फांसी जैसी सख्त सजा पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने घटना की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग करते हुए दोषियों को कानून के दायरे में लाने की बात कही। भगवान राम के यहाँ उनके घर में महाडकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार
उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है। भगवान राम पे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। 8 छोटे 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 प्यादों को आरोपी शामिल किया गया है। कोई बड़े नाम नहीं है। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं ये दिखाने के लिए कि किस तरह से लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है। सिंधी एसोसिएशन ने 26 जनवरी 2021 को 200 किलो चांदी दान में दी। उन्होंने दान दी, उन्हें रसीद नहीं मिली। उन्होंने रसीद की जिद भी नहीं की। उन्हें पूरा यकीन था कि भगवान के यहां चंदा चढ़ा रहे हैं, इसमें रसीद की क्या जरूरत है। बहुत लोग जाते हैं भगवान के यहां चंदा चढ़ाते हैं, रसीद कौन मांगता है। 5 साल हो गए, उन्होंने कभी रसीद की जिद नहीं की। लेकिन अब जब उन्होंने ये सारा मामला अखबारों में पढ़ा और मीडिया में देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारी 200 किलो चांदी कहां गई। रोज लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि रोज लगभग 12 से 14 लाख रुपए का चंदा आया करता था मंदिर में। जब से ये खबरें मीडिया में आई हैं, ये घट के 1 लाख रुपए से भी कम हो गया। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है। दिल्ली में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया विकास फंड का लूट लूट लूट, क्या बताया जल बोर्ड के कर्मचारी ने। कौन जल बोर्ड का अधिकारी कमा रहा है सैलरी से 4 गुना अधिक। सरकार के यहाँ से 90,000 रुपये महीने की तनख्वाह वो पा रहा है, फिर भी उसको 90,000 तनख्वाह पा रहा है, फिर भी उसको पूरा नहीं कर रहा है। ये जेई वगैरह हैं, ये कम से कम 1.5 लाख रुपये तनख्वाह होती है। कुछ नहीं तो इस वक्त ये 2-2, 3-3 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं। आखिर कौन है वो अधिकारी जो पीने की पानी का लाइन डालने की जगह क्रेन से खड्डे खुदवाकर पुनः मिट्टी से भर देता है, नहीं डाला जाता है नया पाइपलाइन। जैसे आज यहाँ पे मैं कनेक्ट किया, आप ठेकेदार हो तो आप आ गए हमसे बोल दिए कि पुरानी लाइन को निकालना नहीं और नया पाइप लगाना नहीं। पुरानी पीने की पानी की पाइपलाइन किधर बिक रही है। जो टुकड़ी निकली थी, टुकड़ी थोड़ा इतने बड़ी बड़ी फरबी थी तो उसको घन से तोड़ के थोड़ा छोटा कर रहे थे लेबर। इतने में वो पहुंच गया, बोला ये टुकड़ी क्यों तोड़ रहे हो। तो वे लोग बोले घन से तोड़ा हूँ, पाइप तो तोड़ के निकाला हूँ। तो जो टुकड़ी है, टुकड़ी बड़ी बड़ी बोरे में रखते नहीं बनेगी, इसको छोटी छोटी करूँगा और टुकड़ी मैं ले जाके बेचूंगा। बोला कि टुकड़ी भी तुम्हारी नहीं होती। मामले की जांच कौन करेगा, एसीबी से जांच कराने की मांग। मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया विकास फंड का लूट लूट लूट, लाखों की लूट का कोई हिसाब नहीं। सभी सनसनीखेज मामलों का खुलासा जल्द जल्द जल्द। देखते रहिए अन्य खबरों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।